देखो, अगर हम अकाउंट सब्जेक्ट की बात करें ना, अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट, इस पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंट जो पूरा सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। शुरू के 4-5 चैप्टर्स आपके थ्योरी के चैप्टर्स है, थ्योरी को पढ़ानी जरूरी है बिकॉज इसके खुद के अपने वर्ड्स है। अकाउंट्स के जो है ना खुद के अपने वर्ड्स है। अकाउंट्स कौन यूज करता है? ज्यादातर बिजनेस वाले लोग किसको यूज करते हैं? अकाउंट्स की। अकाउंट्स के खुद के अपने वर्ड्स है, अगर वो वर्ड्स अगर समझ में आएंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स को बना सकते हो। जैसे जब आप छोटे थे तो छोटे छोटे आपको इंग्लिश के वर्ड्स पहले क्या सिखाए गए, उसके बाद फिर आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए। ऐसे थोड़ी ना कि जब छोटे थे तो सीधा चैप्टर्स पे आए, नहीं, पहले आपको सारे वर्ड्स पढ़ाए गए, बताया गया है कि जोड़ जोड़ के वर्ड कैसे बनेगा, है ना। तो बहुत बेसिक से चले थे। ऐसे ही ट्वेल्थ में क्या है, फर्स्ट टाइम हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, इसकी खुद की अपनी लैंग्वेज है। तो अकाउंट्स बेसिकली क्या है ना, अकाउंट्स होता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स किसकी लैंग्वेज है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कुछ ऐसे नए नए वर्ड्स आप क्या करोगे, सीखोगे क्लास के अंदर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद बिजनेस। ठीक है, वो वर्ड्स पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बुक्स के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम जब बुक्स के क्वेश्चन अगर हमने स्टार्ट करें, क्वेश्चन तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अभी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको जो है ना काफी सारे वर्ड सिखाऊंगा। तो देखते हैं। एक वर्ड होता है इसके अंदर कैपिटल। कौन सा वर्ड होता है? कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? सुना है, स्कूल में सुना, क्लास क्लास में, कैपिटल। ओके ओके। देखो, कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए सबसे पहले? पैसे। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? मनी। और जो पैसे हम बिजनेस में लगा देते हैं, जो पैसे हम बिजनेस में लगाते हैं, हम उसको पता है क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर हमने पूछा भाई तेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है, तो हम सीधा उससे ये पूछ रहे हैं कि तूने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। तो हम ये नहीं पूछ रहे। देखो, अब एक बंदा होता है जो पढ़ा लिखा नहीं, मान लो उसने अकाउंट्स नहीं पढ़ रखी, वो दूसरे से क्या पूछ रहा है, तूने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। एक बंदा पढ़ा लिखा, भाई तूने, तेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है, तेरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है। तो वो सामने से रिप्लाई आया कि मेरे बिजनेस की कैपिटल 10 लाख है। तो हम क्या समझे कि इसने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 10 लाख रुपए लगा रखा है। ठीक है, तो वर्ड समझे कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब द मनी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सिंपल। ठीक है, अभी पहले सिंपल सिंपल लैंग्वेज समझेंगे और फिर उसकी बुक की थोड़ी सी डिटेल्ड जो लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे। आज हम पहले सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैपिटल समझे, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, चलो। एक वर्ड आता है हमारा एसेट्स, ASSETS। ध्यान से बोलेंगे सारे वर्ड्स को, ठीक है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो गलत गलत वर्ड्स बोलते हैं, शायद उनको गलत सिखाया गया है। लेकिन अभी इस वर्ड को क्या बोलेंगे? एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। देखो, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं वो चीजें जो मुझे बिजनेस में कमाने के लिए हेल्प करती है, वो चीजें जो मुझे बिजनेस में अर्न करने के लिए हेल्प करती है। अब जैसे मान लो ये मेरा इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो चेयर्स है। क्या अगर ये चेयर्स नहीं होंगी मैं अर्न कर पाऊंगा? नहीं। इस जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है? एसेट। ये लैपटॉप मुझे कमा के दे रहा है। ये जो टेलीविजन है ये मुझे अर्न करके दे रहा है। AC है, ट्यूब लाइट्स वगैरह, ये सारी क्या है? एसेट्स। ये सारी क्या है? एसेट्स। तो अगर मैं ऑफिस की बात करूँ, किसी का ऑफिस है तो ऑफिस में क्या होता है? फर्नीचर। क्या होता है ऑफिस में? फर्नीचर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती है सारी जो कि जरूरी है हमें बिजनेस करने के लिए, वो सारी क्या है? एसेट्स। अब एक बंदा है, मान लो अगर वो सब्जियों का ठेला लगाता है, तो उसके लिए वो जो ठेला जो है वो क्या है? उसका एसेट। समझ लो ना, उसके बिना वो कोई सब्जी थोड़ी ना हाथ में ले, थोड़ी ना जा सकता है, इतनी सारी वेजिटेबल्स। तो हर किसी के बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या होती है? एसेट्स। एक बंदा छोटी सी दुकान लेकर बैठा हुआ है, लेकिन छोटा मैं बोलूँ कुछ भी, बॉक्स लेकर बैठा होगा या पंखा तो लगा होगा दुकान के अंदर, लाइट तो लगी होगी, वो क्या है? एसेट। वो चीजें उसको क्या करके दे रही है? कमा के दे रही है। अगर ये नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसको क्या बोलते हैं? एसेट्स। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, अकाउंट्स के लिए अगर मैं पहली बात करूं तो अकाउंट्स के लिए न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है? व्हेन डज द न्यू ईयर स्टार्ट्स? नया साल कब से स्टार्ट होता है? फर्स्ट, 1 जनवरी। तो ये तो हमारे लिए नया साल स्टार्ट हुआ। इसको बेसिकली बोलते हैं कैलेंडर मंथ। इसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर। जैसे मान लो 31 दिसंबर अभी आएगा 2022, और फिर नया साल आप बोलोगे कि सर स्टार्ट हो जाएगा 1/1/2023, 1 जनवरी 2023। अब देखो यहाँ पे अगर हम 22 की बात करें और यहाँ पे 23 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? चेंज आ गया, नया साल आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। हम क्या करते हैं? अपने कैलेंडर्स को चेंज करते हैं। हमारे कैलेंडर आते हैं 12 महीने के। लेकिन अकाउंट्स के अंदर और बिजनेस के लिए नया साल पता है कब से स्टार्ट होता है? ध्यान से देखना। ठीक है, बिजनेस के लिए नया साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। अभी स्टार्ट हुआ 2022 में और ये खत्म होगा 31 मार्च 2023।
तो बिजनेस के लिए नया साल कब से स्टार्ट होता है? हमेशा किसी भी कंपनी के लिए, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है कंपनी के लिए, नया साल कब से स्टार्ट होएगा? 1 अप्रैल 2022। खत्म कब होएगा? 31 मार्च 2023। हर साल ऐसा होता है। अभी पीछे जो साल जो खत्म हुआ 1/4/21 स्टार्ट हुआ था, खत्म कब हुआ? 31/3/2022 को खत्म हुआ। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर। या फिर इसको आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल का मतलब होता है बेसिकली पैसे से रिलेटेड आप बोल सकते हो। फाइनेंशियल रिलेटेड क्या होता है? फाइनेंशियल मतलब मनी। फाइनेंशियल मींस मनी। तो बिजनेस के लिए जो पैसे कमाने के जो साल जो होते हैं, मतलब वैसे कब से स्टार्ट होएगा नया साल? वो 1 अप्रैल 2022। अभी ये वाला साल कब खत्म होएगा? 31 मार्च 2023। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, AY अकाउंटिंग ईयर 22-23 ऐसे लिखते हैं। अकाउंटिंग ईयर 22-23। और पिछला साल जैसे खत्म हुआ था तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर 21-22। अभी ये जो साल जैसे इसके बाद फिर नया साल कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? 1/4/23 से 31/3/24। और इसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर 23-24। इतनी सी बात समझे? ठीक है। तो अब अभी हम बात करेंगे तो अब हमारी लाइफ जो है ना एकदम से चेंज आए। अब लाइफ में क्या चेंज? अब देखो आगे चल के आप पूरे टाइम अभी कॉमर्स में जो भी आप करोगे, अब आपको कॉमर्स में करना है। अभी तक आपने जो मैथ्स पढ़ा, अभी तक आपने जो साइंस पढ़ी, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। अब बेसिकली आपके पास आ गया अकाउंट्स, आ गया इकोनॉमिक्स, आ गया एंड आपके पास BST आया। ये 3 सब्जेक्ट्स को आपके साथ लाइफ टाइम अभी रहना है, करना है। यही चीज में आपको बेसिकली मेन परफेक्ट होना। अकाउंट्स की बात करें तो अब नया साल कब से स्टार्ट होएगा? 1 अप्रैल से। और खत्म कब होगा? 31 मार्च। आगे ना 12 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हो गए 12 महीने। हमें तो 12 महीने देखने हैं, तो ये 12 मंथ्स का आपका पीरियड हुआ, जिसको बोलेंगे हम अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? चलो, तो बताओ कैपिटल क्या थी? कैपिटल सर वो पैसा जो मैं बिजनेस में लगाया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। एसेट्स क्या होती है? सर वो सारी चीजें जो बिजनेस में मुझे कमाने के लिए हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। और सर हमारा जो बिजनेस के लिए नया साल जो स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, वो स्टार्ट होएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होएगा हर साल और खत्म कब होएगा? 31 मार्च। ठीक है, ये चीज अपने सीखी। अब नया वर्ड आ रहा है हमारे सामने, वो है तीसरा वर्ड, वो है लाइबिलिटीज। LIABILITES। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। ठीक है। अब ये सारे जो ना वर्ड्स है नए नए, है ना? तो जैसे मैंने बोला कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है, तो ये बिजनेस के वर्ड्स है जो बिजनेस में यूज होते हैं। तो पहले हम इन वर्ड्स को सीखेंगे, फिर फाइनली हम बुक के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है। लाइबिलिटीज की हम बात करते हैं। देखो लाइबिलिटीज का होता है, हम बिजनेस या तो अपने पैसे से भी स्टार्ट करते हैं, या फिर कभी कभार हम बैंक से लोन लेते हैं, या किसी दूसरे से पैसे लेते हैं। अब अगर हम किसी बंदे से पैसे लेते हैं तो हमें उसके पैसे चुकाने हैं। तो किसी बंदे से अगर आपने पैसे लिए, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। जिसने पैसा लिया उसके सर पे क्या आती है? लाइबिलिटी। जो पैसा लेता है उसके सर पे क्या आती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बोलो एक तरीके से बोल लो टेंशन। अगर आपने किसी से पैसा लिया तो सर में क्या आती है? टेंशन। क्या? कि मुझे उसका पैसा वापस करना है। तो जिसके पास टेंशन आएगी ना, उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी। आपने बैंक से लोन लिया, आप गए बैंक के अंदर, आपने बैंक से बोला बैंक मुझे लोन दे दो, बैंक ने आपको 5 लाख का लोन दिया। टेंशन किसके पास? आपके सर पर, कि भाई अब आपको पैसा देना। ठीक है। तो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्या? बैंक लोन। ठीक है। आपको बैंक का पैसा वापस करना, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। तो बिजनेस में तो ये बहुत ज्यादा चलता रहता है ना, लोगों से उधार पे सामान ले लिया, फिर आगे बेच दिया, सामने वाले से पैसे आए तो जिससे हम उधार लाए थे उसको हमने पैसा दे दिया, है ना? ऐसा तो चलता रहता है। मान लो मैंने एक बंदे से 10 का सामान उधार पे खरीदा, मैंने इसको 1-2 महीने के अंदर 15 रुपए का बेच दिया। जब मेरे पास 15 आए तो 10 मैंने पीछे वाले को दे दिए, 5 अपने पास रख लिए। तो लाइबिलिटी तो चलती रहती है बिजनेस के अंदर। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है आज की डेट में? अब हम सीख गए कि सर हमने किसी से उधार ले रखा है और हमें सामने वाले को पैसे वापस करने हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। जिसके सर पे टेंशन आती है उसके लिए वो क्या होती है? लाइबिलिटी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर 4। देखो, बिजनेस में जब पैसा डाला तो उसको हमने क्या बोला? कैपिटल। बिजनेस में जब हमने पैसा डाला उसको क्या बोला हमने? कैपिटल। जब हम इसी पैसे को बिजनेस से निकालेंगे, जब हम इसी पैसे को बिजनेस से निकालेंगे, किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज। मान लो घर के अंदर कुछ सामान लाना था, ठीक है, टीवी फ्रिज वगैरह कुछ नया लाना था, तो आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाला, उसको हमने नाम दिया ड्रॉइंग्स। क्या नाम दिया? ड्रॉइंग्स। DRAWINGS, ड्रॉइंग्स। तो अगर बिजनेस से पैसा निकाला
पर्पस क्या है? पर्सनल यूज। अगर बिजनेस के यूज के लिए निकाला तो ये वाला शब्द नहीं आएगा, ड्राइंग्स आप शब्द यूज नहीं करोगे। तो ड्राइंग्स जो वर्ड है ये कब यूज करा जाता है? जब आप पैसे निकालते हो बिजनेस से, किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, तो कितने वर्ड जो है, कैपिटल सीखे, एसेट सीखे, लाइबिलिटी सीखे, ड्राइंग सीखे, एंड अकाउंटिंग ईयर के बारे में पता चला कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, खत्म होगा 31 मार्च। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 5। अब हमारी जो एसेट्स है ना, हमारी जो एसेट्स है, इसके वेरियस टाइप्स, इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे टाइप में अगर हम बात करें, एक होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स। कौन सी? नॉन करंट एसेट्स। और एक होती है हमारी करंट एसेट्स, एक होती है हमारी करंट एसेट्स। तो एसेट दो तरीके की होती है, एक होता है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब देखो नॉन करंट एसेट्स क्या होती है और नॉन करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट क्या होती है और करंट एसेट्स क्या होती है। देखो ध्यान से समझ लो। देखो, आपने मान लो मोबाइल फोन परचेज करा, आपने मोबाइल फोन परचेज करा, क्यों? अपने पर्सनल यूज के लिए अपने मोबाइल फोन परचेज करा। ठीक है, बिजनेस में यूज करने के लिए, मान लो बिजनेस में यूज करने के लिए, तो आप 2-3 साल उसको क्या करोगे? आराम से यूज करोगे, और फिर 2-3 साल के बाद अगर वो खराब हो गया तो उसको क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। या फिर मान लो आपने एक कार परचेज करी, तो आप उस कार को जब तक चलाओगे, जब तक वो, मान लो 10-12 साल तक उसको यूज करोगे, जब तक वो अच्छी चल रही है, फिर उसको बेचोगे। लेकिन एक कार के शोरूम वाले भैया वो कार क्यों परचेज करते हैं? आगे कस्टमर को बेचने के लिए, है ना? उसको आगे कस्टमर को बेचने के लिए। ध्यान से समझना, देखो दो नजरिए लोगों के लिए। आज अगर मान लो मैंने लैपटॉप परचेज करा, क्यों परचेज करा? क्योंकि मैं बच्चों को क्लासेस दूंगा और सालों साल 5-6 साल इस लैपटॉप को यूज करूंगा, जब तक इसके अंदर जान चलती रहेगी मैं इस लैपटॉप को चलाता रहूंगा। ठीक है, अब जिस शोरूम वाले भैया से मैं लैपटॉप लाया था, वो आगे किसी कंपनी से लाएंगे लैपटॉप को, और वो क्यों लाए? उसको यूज करने के लिए कि बेचने के लिए? बेचने के लिए। वो शोरूम वाले भैया के लिए भी ये लैपटॉप क्या है? एसेट। क्या वो इससे कमा रहे? नहीं कमा रहे। कमा रहे, हो सकता है ये वो उसको 50,000 का लेकर आए और मुझे 70,000 रुपए का बेच दिया, तो उन्होंने 20,000 रुपए कमाया ना। मैंने क्या बोला? जिस भी चीज से मैं कमाता हूँ वो चीज क्या है? मेरी एसेट। तो शोरूम वाले भैया के लिए भी ये लैपटॉप क्या है? एसेट। मेरे लिए भी ये लैपटॉप क्या है? एसेट। लेकिन वो सोचो, नजरिया सोचो, भैया ने लैपटॉप क्यों खरीदा था? शोरूम वाले उसको बेचने के लिए। वो क्या चाहते थे? इसको मैं फटाफट से बेचूं और इसको कैश में कन्वर्ट करूं। किस में कन्वर्ट कर लूं? कैश में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर आपने कोई चीज खरीदी इस सोच के साथ कि मैं इसको बेच दूंगा, मैं इसको बेचूंगा आगे, ठीक है, और इसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा? कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसी चीजों को, ऐसी एसेट्स को क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? करंट एसेट। मैंने कार परचेज करी अपनी फैमिली के लिए, तो मैं उसको 10-12 साल से यूज कर रहा हूँ, अच्छे से चलती जा रही है। ठीक है, मैंने उस, वो मेरे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट्स। मेरे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट। लेकिन शोरूम वाले भैया ने भी वो कार परचेज करी, लेकिन क्यों परचेज करी? कि सर उनको बेचनी है, उससे प्रॉफिट कमाना है, उनके लिए वो कार क्या है? करंट एसेट। बात समझी मेरी बात? अब मैंने मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी, क्यों करी? कि सालों साल मेरे पास उससे रेंट के पैसे आते रहे। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर वाले भैया ने बिल्डिंग परचेज करी सस्ते में, आगे वो क्या करेगा? इस बिल्डिंग को फटाफट से बेच देगा महंगे में। तो उनके लिए वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? करंट एसेट्स। और मेरे लिए वो बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट्स, है ना? सीधी सी बात, समझ के? तो करंट एसेट्स मतलब वो एसेट जो खरीदी गई है बेचने के लिए, जिनका इंटेंशन था रीसेल। क्या करना था आपको? रीसेल, दोबारा आप उसको बेच दोगे। ठीक है, रीसेल कर दोगे आगे। तो ये होती है करंट एसेट्स। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन सर कितने टाइम में बेच रहे हैं? लेकिन सर कितने टाइम में बेचना है? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक टाइम लिमिट है। इसको आपको बेचना पड़ेगा 12 महीने के अंदर अंदर, विद इन। बेचना तो है, लेकिन विद इन 12 मंथ्स। तो अगर आपने मान लो एक कार परचेज करी, आप शोरूम था आपका कार का, आपने कार एक परचेज करी, आप शो एक कार के शोरूम ओनर थे, तो आप उस कार को अगर 12 महीने के अंदर बेच देते हो, तो वो क्या है? आपकी करंट एसेट्स। लेकिन अगर आप उसको 12 महीने तक नहीं बेच पाए, मान लो अभी जैसे कोविड वोविड था तो बहुत लोगों ने कार वार परचेज नहीं करी, लॉकडाउन था, कार बहुत महीनों तक कंपनी में पड़ी रहेगी, 13-14 महीने के बाद बिकी, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। तो मतलब सबसे पहले जब शॉपकीपर ने किसी चीज को परचेज करा, आप कुछ परचेज करके आए, ठीक है, तो आप बताओ वो क्यों परचेज करके लाए? सर मैं इसको सालों साल इस्तेमाल करूंगी, या इसको अभी के अभी क्या कर दूंगी? बेच दूंगी। अगर आपने सोचा सर अभी के अभी बेच दूंगी, वो क्या है? करंट एसेट। और आपने बोला सर मैं इसको सालों साल क्या करूंगी? यूज करूंगी, बिजनेस में इससे कमाऊंगी, वो क्या है? नॉन करंट एसेट। सिंपल। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से।
समझ गए ना। चलो ऐसे ही जो हमारी लाइबिलिटीज होती है ना, ऐसी हमारी जो लाइबिलिटीज, अब एक और बात बता देता हूँ। नॉन करंट एसेट्स के भी ना दो टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स। क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स। और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, दो तरीके के। तो नॉन करंट एसेट्स भी दो तरीके में क्लासिफाई हो सकते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, देखो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है। मतलब मान लो वहां पे एक चेयर रखी है, क्या वो एक जगह ले रही है, नहीं ले रही? हाँ जी सर, जगह ले रही है। क्या आप उसको देख सकते हो? देख सकते हैं। क्या आप उसको टच कर सकते हो? ये सर टच कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स को क्या बोलते हैं हम? टेंजिबल एसेट्स। लेकिन कुछ ऐसी एसिड्स भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमें कमा के तो देती है लेकिन वो हमें दिखती नहीं। हमें कमा के तो देती है और वो जगह भी नहीं लेती कहीं पे भी। वो आप दिखती भी नहीं है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन वो आपको क्या करती है? अर्न करके देती है। सोचो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इंटेंजिबल एसेट्स, उनको क्या बोलते हैं हम? इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब टेंजिबल तो वो है ना जिसको हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, मतलब सर दिख रहा है कि हमें वहां पे चेयर है, सर यहाँ पर मेरे को टीवी दिख रहा है, ये जगह ले रहा है, एसी दिख रहा है, ये जगह ले रहा है, सर ये आपकी एसेट है। कौन सी एसेट है? टेंजिबल। लेकिन सर आपके पास कुछ ऐसी चीज भी है जिससे आप कमा तो रहे हो, लेकिन सर वो दिख नहीं रही, जिसको हम मतलब टच नहीं कर सकते। क्या है बताओ, ऐसी कौन सी चीज? क्या लेने के लिए आए हो यहाँ पर? है? है? हाँ, नॉलेज, एजुकेशन। क्या मैं इससे कमा रहा हूँ? कमा रहा हूँ। क्या मैं एजुकेशन प्रोवाइड करके अर्न कर रहा हूँ? ये सब मैं अर्न कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट। लेकिन क्या ये कुछ जगह ले रही है? क्या जगह नहीं ले रही। क्या आप इसको मतलब टच कर सकते हो? आप इसको टच नहीं कर सकते। क्या इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है? आप बोल सकते हो सर ये पड़ी आपकी नॉलेज, ये रही ये नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं है, सारा का है दिमाग के अंदर। ठीक है, तो वही चीज आप मतलब जितना बड़ा आपका ब्रेन है उतना बड़ा मेरा ही ब्रेन है। ठीक है, उसके अंदर मैंने बस थोड़ी सी ज्यादा चीजें डाल रखी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। ये सारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। और पता है क्या होता है, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनकी मार्केट के अंदर काफी अच्छी, बार 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 दीदी के साथ। तो बेसिकली अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो इंटेंजिबल एसेट्स में एक और चीज होती है जैसे गुडविल। क्या? गुडविल। GOODWILL। मतलब ये होता है मार्केट में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। जैसे मान लो महंगा फोन कौन सी कंपनी का होता है? कौन सी कंपनी का महंगा फोन होता है सबसे? आईफोन। है? एप्पल कंपनी। कंपनी कौन सी है? एप्पल। अब इसका जो फोन हो गया लगभग लगभग 80,000 का हो गया। ऐसी कंपनीज भी है जो 9-9 हजार के भी फोन बना रही है, 6-6 हजार के भी फोन बना रही है। लेकिन लोग बाग इतना महंगा फोन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसकी मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है कि भाई इसका प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा हमें। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। शूज की बात कर दे तो नॉर्मल कुछ कंपनीज है जिनके 600 700 800 900 रुपए 1000 रुपए तक के भी शूज आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बात करें, एडिडास नाइकी, उनका 4000 रुपीज के शूज आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट में क्या है? गुडविल। गुडविल का मतलब अच्छा नाम, जिसके ऊपर लोग बाग क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। जब एक बार लोग बाग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और आपकी चीज बाकी लोगों से अच्छी है, तो क्या आप उसको थोड़े ज्यादा प्राइस में नहीं बेचोगे? बेचोगे नहीं बेचोगे? ठीक है, मतलब अगर मार्केट में कोई चीज अगर 10 की बिक रही है लेकिन आपका नाम अच्छा है, तो आप अगर उसको 14 की भी बेचोगे तो वो बिकेगी नहीं बिकेगी? बिकेगी। ठीक है, लेकिन इसको बनाने में काफी साल लग जाते हैं, इसको बनाने में काफी साल लगते हैं। गुडविल, गुडविल इज एज गुड एज ट्रस्ट। के लोग बाग आपके ऊपर क्या करते हैं? ट्रस्ट। उनको पता है ये इस 10 वाले को हम 10 देंगे, पता नहीं ये हमें रिजल्ट दे ना दे। लेकिन हमें पता है कि अगर हम 4 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या है? गारंटेड। कि अच्छा मान लो रिजल्ट आ जाएगा या अच्छा ये प्रोडक्ट निकलेगा हमारा। ठीक है, चलो समझे मेरी बात? नहीं समझे तो इस गुडविल की वजह से क्या आपने मार्केट के और लोगों से 4 रुपए ज्यादा कमाए? कमाए ना। तो क्या ये हमारा एसेट है? यस। इसके वजह से हम मार्केट में 4 रुपए ज्यादा कमा पा रहे हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। समझे मेरी बात? इसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स कितने तरीके के सर? वैसे तो एसेट्स दो तरीके के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और जो नॉन करंट एसेट्स है उनमें टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सर जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, सर कोई जगह लेना चाहिए। एंड इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हाँ फील कर सकते हैं। जैसे अभी आप फील कर रहे होगे कि हाँ सर के पास नॉलेज है, सर अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। कल को आप बड़ी सी गाड़ी लेते हो, ऑडी वॉडी BMW, बहुत अच्छे से पढ़ लिख के, तो आप फील करोगे ना कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ अच्छा करा। ये सारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट। चलो ये बात भी क्लियर हो गई हमें। बात करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट, दो वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना, या तो वो कैश में होगी, कि मैं मान लो मैंने आपसे कुछ खरीदा और आपको कैश में पैसे दे दिए, या फिर मैं आपको बोलूंगा कि अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे जाऊंगा। उसको क्या बोलते हैं, उधार। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, उधार। कि अभी आप मेरे को दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, उधार को क्या बोलते हैं हमने, क्रेडिट। तो बिजनेस में ले देखिए, दो ही ट्रांजेक्शन होती है, या तो कैश में ट्रांजेक्शन होती है या फिर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होती है। हो सकता है मुझे दुकानदार भैया को 100 रुपए देने थे, तो मैं उनको सिर्फ 50 रुपए देकर आया और बोला भैया 50 रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो 50 तो मैंने कैश में दे दिए और 50 का मैं उधार ले आया, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट। ठीक है, चलो। तो ये बात भी हम समझे कि सर एक होती है कैश ट्रांजेक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोले तो उधार। ठीक है, चलो आगे देखो। एक बच्चा है, मान लो एक छोटा सा क्या है, बच्चा। ठीक है, ये गया एक शॉप पर सुबह सुबह, जैसे मान लो जाना पड़ता है और मिल्क लेने के लिए या ब्रेड लेने के लिए, इसको मम्मी पापा ने भेजा, जा बेटा दूध और ब्रेड लेकर आ फटाफट से दुकान वाले भैया से। तो यहाँ पे छोटे से एक दुकान वाले भैया बैठे हुए थे, जो ब्रेड और मिल्क को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब ये बच्चा जाते जाते क्या ले जाना भूल गया, पैसे ले जाना भूल गया। ठीक है, पैसे ले जाना भूल गया, तो ये शॉपकीपर वाला इसको अच्छे से जानता था। इसने बोला चल बेटा कोई बात नहीं, ले जा, मैं पैसे तेरे पापा से ले लूंगा। ठीक है, वो डेली निकलते हैं, मैं पैसे किससे ले लूंगा, फादर से ले लूंगा आपके। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, कैश के क्रेडिट, क्रेडिट। ये कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, ये हुई क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दुकानदार वाले भैया के पास पैसे आएंगे कि जाएंगे। इन्होंने मिल्क और ब्रेड बेची ना, तो इनके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे, आएंगे ना। दुकानदार भैया इसके पापा से लेंगे तो सही, आज नहीं तो कल तो लेंगे ना, तो शॉपकीपर वाले भैया के पास पैसे आएंगे। तो मेरे पास मतलब अगर मैं शॉपकीपर की बात करूं, इसके पास किसी से पैसे आएंगे, इसने क्या करी है, क्रेडिट सेल्स। इसने क्या करी है, क्रेडिट सेल्स करी है। दुकानदार भैया ने तो सेल करी है ना, और कौन सी सेल्स करी है, क्रेडिट सेल्स करी है। और इस बच्चे ने कौन सी परचेज करी है, इसने परचेज करी है। और कौन सी परचेज करी है, इसने क्रेडिट परचेज करी है। पहले एक और ये बात समझो, शॉपकीपर वाले भैया ने क्या करी है, क्रेडिट सेल्स, और आपने क्या करी है, मान लो क्रेडिट परचेज। तो कस्टमर क्या करते हैं, परचेज, दुकानदार क्या करता है, सेल। तो दुकानदार वाले भैया के पास पैसे आते हैं और हम उनको पैसे देकर आए, कस्टमर पैसे देता है, शॉपकीपर के पास पैसे आते हैं। अब ध्यान से सुनना, लेकिन अभी ये ट्रांजेक्शन्स कैसी थी, क्रेडिट, उधार में पैसे अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। ठीक है, कल आ जाएंगे, 2 दिन बाद आ जाएंगे, बाद में पैसे आएंगे। तो जिस भी बंदे के पास पैसे आने होते हैं, जैसे मान लो अगर मेरे पास आपसे पैसे आने हैं, तो आप मेरे लिए बन जाते हो डेटर। क्या बन जाते हो, डेटर। तो शॉपकीपर के लिए ये जो बच्चा है ना, ये क्या बन जाएगा, डेटर। क्या बन जाएगा, डेटर। अब डेप्टर मत पढ़ना, बहुत से बच्चे इसको डेप्टर डेप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि बी भी पढ़ देते हैं, लेकिन बी यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, मैंने देखा रखा है, स्कूल में सीख के आएंगे डेप्टर डेप्टर बच्चे, और बाकी के भी डेप्टर डेप्टर बोल रहे हैं। तो अगर कोई डेप्टर बोलता है स्कूल में, तो उसको बोलना भाई डेप्टर नहीं होता, क्या होता है, डेटर होता है, DETOR। बी थोड़ा सा साइलेंट, ठीक है, बी साइलेंट है इसके अंदर। तो शॉपकीपर वाले के लिए बच्चा क्या बनेगा, डेटर। ठीक है, और हमको इस शॉपकीपर के क्या देने हैं, पैसे देने हैं, तो ये शॉपकीपर हमारे लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर। हमने तो इससे उधार लिया है ना, उधार बोले तो क्रेडिट, तो ये हमारे लिए क्या बना, क्रेडिटर। हमारे लिए क्या बना, क्रेडिटर। मतलब सीधी सी बात है, हमें जिसके पैसे देने हैं वो हमारा कौन है, क्रेडिटर। और सामने वाले के पास हमसे पैसे आएंगे, तो उसके लिए हम कौन है, डेटर। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारा स्कूल है और तुम हो, तुम्हारा स्कूल और ये तुम लोग, ठीक है, छोटे बच्चे। और बाकी बात करें तो तुम लोग हमेशा स्कूल को पैसे दोगे, स्कूल से पैसे आएंगे, कि तुम लोग स्कूल को पैसे देते हो, फीस। तुम लोग स्कूल में क्या देते हो, फीस देते हो। तो हमेशा स्कूल के पास बच्चों से पैसे आने होते हैं, तो स्कूल वालों के लिए हमेशा बच्चे क्या होते हैं, डेटर। क्या होते हैं, डेटर। और बच्चों के लिए हमेशा स्कूल क्या होता है, क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है, फीस वीस देनी है। समझे मेरी बात, नहीं समझे। या फिर शॉपकीपर की सुन लो, कभी भी आप शॉपिंग करने के लिए जाओगे, तो कभी किसी दुकानदार से पैसा लेकर आते हो, क्या हमेशा देकर आते हो, देकर आते हो। तो वो कौन है, बनता है आप, वो हमारा कौन है, क्रेडिटर। और अगर हम बात करें उसके लिए, हम कौन है, डेटर। मतलब सीधी सी बात, अगर हमारे पास किसी से पैसे आने हैं, तो सामने वाला जिससे पैसे आने हैं वो हमारा कौन है,
डेटर, वो हमारा कौन है? डेटर, जिससे पैसे आने हैं। और उसको हमें हमको क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। सामने वाले को हमें क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या हुए? क्रेडिटर। ठीक है, हम उसके लिए क्या हो गए? क्रेडिटर। थोड़ा सा इसके अंदर गलती करते रहते हैं बच्चे 3-4 दिन तक, लेकिन उसके बाद सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखो ना ध्यान से, हमेशा अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप क्रेडिट परचेज करोगे, समझो मेरी बात ध्यान से, अगर आप किसी से क्या करोगे? क्रेडिट परचेज, तो आपको किसी का पैसा देना होगा ना। तो हमेशा कौन पैदा होगा पता है? क्रेडिट परचेज की वजह से कौन पैदा होगा? क्रेडिटर। अगर आपने किसी से उधार पे कभी शॉपिंग करी, कुछ परचेज करा, तो आपको सामने वाले का पैसा देना है ना, तो कौन पैदा हो जाएगा? क्रेडिटर। ऐसे कनेक्ट करो। और अगर आपने किसी को क्रेडिट सेल्स करी, उधार पे किसी को सामान बेचा, मान लो आपके पास आया, आपने उधार पे मुझे कुछ बेचा, तो आपके पास मेरे से क्या आएंगे? पैसे। आपके पास मेरे से क्या आएंगे? पैसे। तो कौन पैदा हो जाएगा? डेटर। तो मैं आपके लिए कौन हो जाऊंगा? डेटर। बोलो, ध्यान से एक बार समझ लो, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो कि डेटर और क्रेडिटर समझे नहीं समझे। तो क्रेडिट परचेज से हमेशा कौन पैदा होगा? क्रेडिटर, क्योंकि हमें किसी का पैसा देना है। क्रेडिट सेल्स, हमने किसी को कुछ बेचा है उधार पर, तो हमें सामने वाले से पैसा आएगा, तो वो हमारा कौन बना? डेटर। बोलो, क्लियर? पक्का? तो डेटर और क्रेडिटर भी हमने सीखा। चलो, अब हमने जो पढ़े थे ना एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर एक वर्ड होता है हमारा क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक वर्ड होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंडिचर वर्ड निकला है एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बोले तो खर्चे, खर्चे को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वर्ड कहाँ से निकला? एक्सपेंसेस से। ठीक है, आपने कुछ खर्चा करा तो मतलब आपने कुछ एक्सपेंडिचर करा, लेकिन आपने वो एक्सपेंडिचर कहाँ करा? आपने बोला कि सर मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, तो आपने ये एक्सपेंडिचर करा। ठीक है, अब अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंडिचर, खर्चा करना मतलब दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है अच्छा खर्चा और एक होता है मैं बताता हूँ, देखो इसके अंदर एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो खर्चे दो तरीके के, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखना। तो आगे चल के जब भी हम कुछ भी खर्चे करेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी कंपनी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये हमारी कंपनी के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आज से आप जो भी खर्चा करोगे, तो आपको सोचना है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है फैमिली का, कि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएंगे? स्ट्रांग होने लग जाएंगे। देखो कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो ना, स्टार्ट हो जाता है। हर कोई क्या कर रहा है? किसी के साथ बिजनेस कर रहा है। छोटी दुकानदार कितने, जब आप आते होगे तो बहुत दुकानदार दिखते होंगे, वो भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। हर कोई क्या कर रहा है? बिजनेस। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो अपने आसपास के, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जैसे हमने बिजनेस के लिए कोई नई एसेट परचेज करी, एसेट्स हमने परचेज करी, न्यू एसेट हमने परचेज करी। मान लो मैं और 5 चेयर्स ले आया, मैं और 5 चेयर्स ले आया, क्यों लेकर? ठीक है, मैं चेयर्स लेकर आया, तो अब इससे मेरी क्या इंक्रीज होगी? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे खर्चे हैं? सर आपने कोई नई एसेट परचेज करी, मैंने एक और लैपटॉप परचेज करा, एक और टीवी परचेज करा, एक और मान लो एसी परचेज कर लिया, ये क्या है? मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, किसके लिए? बिजनेस के लिए। और ये सारी चीजें मुझे क्या करके देंगी? कमा के देंगे। क्या करके देंगी? कमा के देंगे। मेरी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, मैं थोड़ा और कमा पाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सोचो ये खर्चे जो छोटे छोटे होते हैं कि बड़े बड़े होते हैं? ये खर्चे, ये खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े बड़े लार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज, बड़े खर्चे, लार्ज एक्सपेंडिचर्स। अब मान लो मैं लैपटॉप परचेज करके आया, टीवी परचेज करके लाया, ये कैसे खर्चे? एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े खर्चे। तो दीज आर बिग एक्सपेंसेस, लार्ज एक्सपेंसेस। ठीक है, पैसे लगते हैं इसके अंदर, लेकिन ये सालों साल मुझे क्या देते हैं? फायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं। सर कितना बेनिफिट मिलना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, सर आपको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए? मेरे को मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। एक साल से ज्यादा कोई चीज मुझे कमा के देती है, जिसके ऊपर मैंने खर्चा करा था, उसको क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। तो अब सोचो घर के अंदर कोई एक चीज आई, और आपको लग रहा है कि ये चीज सालों साल चलेगी, 2 साल 3 साल, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई ऐसी चीज है
मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो गया। अब जैसे कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको हर महीने क्या पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, क्या पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है। किसी का बिजनेस है तो वो क्या पे करता है, सैलरी पे करता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर कुछ स्टेशनरी वगैरह लगती है, कागज पेन वगैरह फाइल्स वगैरह लेनी पड़ती है, स्टेशनरी, क्या ये सालों साल चलते हैं? अरे रेंट का बिल बिल तो हर महीने आता है, उसका बेनिफिट हर महीने हम यूज करते हैं, पैसे देते हैं, फिर अगले महीने यूज करते हैं, फिर पैसे देते हैं। क्या सालों साल उसका बेनिफिट मिलता है क्या? हर महीने हम उसको कंज्यूम करते हैं, पैसे देते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। ठीक है, इंप्लॉइज की भी सैलरी हम महीने महीने की देते हैं। ऐसा थोड़ी ना भैया तू एक साल पहले काम कर ले उसके बाद तेरे को सैलरी देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर महीने एवरी मंथ इनका हमें बेनिफिट मिलता है और खत्म होता है। फिर नेक्स्ट मंथ हमें पैसे देने पड़ते हैं, फिर बेनिफिट मिलना क्या होता है, स्टार्ट होता है। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो ये कैसे एक्सपेंसेस है, बड़े के स्मॉल? ये है स्मॉल एक्सपेंसेस। कैसे एक्सपेंसेस है, स्मॉल एक्सपेंसेस। डेली यूज की अगर मैं बात करूं तो डेली एक्टिविटीज के जो एक्सपेंसेस जो लगते हैं वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप समझे, है ना? अब एक बात बताओ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कभी कभी करते होंगे क्या? करते रहते हैं, हर महीने करते होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी, कभी कभी, क्योंकि कैसे खर्चे हैं, बड़े बड़े खर्चे, तो कभी कभी को पता है क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, जो कभी कभी होता है। और ये कैसे होते हैं, रिकरिंग, RECURRING, बार बार होने वाले, रेगुलर, रेगुलर एक्सपेंसेस। जैसे रेगुलर को क्या बोला मैंने, रिकरिंग। और ये कैसे है, नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस। ठीक है, जो सालों में कभी होते हैं। ठीक है, ये तो एवरी मंथ जैसे मैं पे कर रहा हूँ रेंट वगैरह। और ये कैसे है, नॉन रेकरिंग, एक बार पैसे ले लिया, एसेट ले ली, तो फिर 4-5 साल की हमारी क्या हो जाती है, छुट्टी। ठीक है, बोलो समझे नहीं समझे? तो हमने काफी सारी चीजें सीखी। जैसे एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट से। क्या था कैपिटल, बताओ मेरे को, क्या था कैपिटल? जो हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल। क्या होती है, एसेट्स। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो पैसा, जो चीजें मुझे कमा के देती है वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स। अब मान लो मेरा घर भी है, तो अंदर मान लो बेड वगैरह रखे हुए हैं, एसेट तो है वो, लेकिन वो मेरा बिजनेस एसेट नहीं है, वो मेरा पर्सनल एसेट्स है। और अकाउंट्स के अंदर मैं उन एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा जो मुझे कमा के दे रहे हैं, मतलब कि मेरे बिजनेस एसेट्स। देखो हर किसी के घर में, मान लो आप एक ऑफिस में जाते हो, उसमें काम करते हो, आप ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, ठीक है, तो ऑफिस के एसेट्स होते हैं। और आप फिर घर पे आते हो, उस बेड पे लेटते हो, क्या वो बेड भी तो हमारा एसेट है? वो बेड भी तो हमारा एसेट है, सालों साल चलता है नहीं चलता? घर का जो फर्नीचर है सालों साल चलता है नहीं चलता? चलता है। लेकिन क्या उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। हम कौन से एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस एसेट्स को। कौन से बिजनेस एसेट्स, जो हमें कमा के देता है। एसेट्स तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरा फ्रिज रखा है, वो एसेट है क्या? वो कमा के थोड़ी ना दे रहा है। ठीक है, वो मेरा पर्सनल एसेट है। हमें कौन सा एसेट चाहिए, बिजनेस एसेट। चलो, नया साल कब से स्टार्ट होता है अकाउंट्स का? अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च मेरा अकाउंटिंग ईयर होता है। परफेक्ट। व्हाट आर लाइबिलिटीज? हाँ हाँ हाँ, सही सही। तो टेंशन किसके ऊपर आई, किसके ऊपर आई? आपने पैसे लिया, लोन लिया, टेंशन किसके ऊपर? उसके ऊपर टेंशन, और उसके लिए वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। तो हमने बैंक से लोन लिया, हमारे सर पे ही टेंशन कि हमें कल को इसका बैंक का पैसा वापस करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे लिए वो लोन क्या है, लाइबिलिटी। तो जो लोन लेता है उसके लिए है लाइबिलिटी। ठीक है, और जो लोन देता है उसके लिए क्या है, वो पैसा। बैंक ने हमें पैसा दिया ना, तो बैंक के लिए वो क्या होगा। सोचो, हमें तो बैंक ने पैसा दिया ना, तो हमारे लिए वो क्या बना, लाइबिलिटी। लेकिन बैंक के लिए वो पैसा पता है क्या है, एसेट। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसको कमा के दे रहा है ना, हमसे ब्याज भी तो लेगा ना बैंक। हमें फ्री में थोड़ी ना दे रहा है, हमसे बैंक क्या लेगा, इंटरेस्ट। तुम सोचो, अगर तुमने बैंक से 10 लाख रुपए लिया, तो तुम पहले पूछोगे कि भैया आप इससे हमें कितनी ब्याज लोगे, इंटरेस्ट कितनी लोगे? तो उसने बोला हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 10% साल की। तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। तो बैंक को 1 साल के बाद आपको 10 लाख वापस नहीं करना, 10 लाख तो वापस करना ही करना है, प्लस 1 लाख का इंटरेस्ट है। कितना वापस करना है, 11 लाख। तो इस 10 लाख ने बैंक को कितना पैसा कमा के दिया, 11 लाख। और जो भी चीज हमें कमा के देती है वो क्या है, हमारी एसेट। तो जिस बैंक ने हमें पैसा दिया, उस बैंक के लिए वो पैसा क्या है, एसेट। और हम जो पैसा लेकर आए बैंक से, हमारे दिमाग में टेंशन, तो हमारे लिए क्या, लाइबिलिटी। तो एक ही चीज किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या था?
इन्वेस्टमेंट नहीं, जो पैसा हमने बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए। हाँ, जब बिजनेस पे पैसा डाला तो कैपिटल, और जब उस कैपिटल से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। समझे मेरी बात? ठीक है। फिर एसेट्स दो तरीके की, एक होती थी नॉन करंट एसेट्स और एक थी करंट एसेट्स। क्या था करंट एसेट्स? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत बोलो। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, RESEL। हाँ हाँ, खरीद के ही लाते हैं आगे बेचने के लिए। और कब तक बेचना है हमें? 12 महीने के अंदर। तो हम उसको बेचेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश के अंदर ना। हम लाई तो एसेट थे, लेकिन हम उसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं? कैश के अंदर। और कैश भी एक तरीके से मेरा क्या होता है? एसेट। कमा के, मतलब अगर जिसके पास कैश है तो वही तो कमा सकता है ना, तो कैश भी एक तरीके से मेरा क्या है? एसेट। फिर बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट जिसको हमने खरीदा है सालों साल बिजनेस में यूज करने के लिए, मतलब हम इसको बेचेंगे नहीं। इसको क्यों लाए हैं? कमाने के लिए, बेचने के लिए नहीं लाए। अब नॉन करंट एसेट्स दो तरीके की, टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स। तो क्या थी टैंजिबल एसेट्स? और जिनको हम जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, मतलब सामने हमें रखा हुआ दिख रहा है, वो क्या है? हमारी एसेट, टैंजिबल एसेट्स। और इंटैंजिबल एसेट्स जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ना तो उसको हम देख सकते हैं, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, वो मतलब हमें कहीं रखा हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? इंटैंजिबल एसेट्स। इसके बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ नॉलेज दिया, गुडविल दिया। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पेटेंट्स। अभी बताता हूँ पेटेंट्स क्या होता है। इसका और एग्जांपल्स है ट्रेडमार्क। इसका एक और एग्जांपल होता है कॉपीराइट। ये सारे कैसे एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट्स है। देखो ट्रेडमार्क का मतलब, मान लो ये कौन सी गाड़ी का साइन है? कौन सी कंपनी का साइन है? और जैसे मान लो मेरी थोड़ी सी ना ड्राइंग अच्छी नहीं है। हम्म, ये कौन सी कंपनी का साइन है? आधा कटा हुआ सेब। एक कट कटा हुआ सेब। ईटन एप्पल। एप्पल का साइन। सर आपको एप्पल बनाना नहीं आता, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है, तो ये एप्पल कंपनी का साइन हो गया। तो ये क्या है? ट्रेडमार्क। जिस मार्क से आप उस कंपनी को पहचान पाते हो। ये था किसका साइन? ऑडी। ऑडी कार का साइन होता है ना, ऐसा चार रिंग्स बने होते हैं। तो ये, और ये क्या है? ट्रेडमार्क। ये भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। कैसे एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट जैसे ये बुक है आपकी, मान लो टीएस गरेवाल आपके पास। ये बुक मार्केट में आती है 650 रुपीज की। अब अगर मैंने वो बुक परचेज कर ली और मैंने उसकी फोटो कॉपी बना दी, फोटो कॉपी हो जाएगी 200 रुपये में, और क्लास में सबको बांट दी 200 200 की, बच्चों के 450 400 रुपये मैंने बचा दिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ लीगली? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, इट इज इलीगल। ऐसा क्यों? सर इसका जो है ना, कॉपी करने का राइट सिर्फ उस ऑथर के पास है। बुक के अंदर एक छोटा सा साइन लगा हुआ है सेकंड पेज पर या थर्ड पेज के ऊपर, ऐसे सी करके। इसको बोलते हैं कॉपीराइट का साइन। कि हमसे पूछे बिना इस बुक की क्या नहीं कर सकता कोई? कॉपी नहीं कर सकता। किसी ने कॉपी करा तो इट इज इलीगल, उसको जेल में डाल देंगे। अगर देखो ना, अगर मैं इस बुक को कॉपी कर सकता, अगर ये बंदा अपनी बुक का कॉपीराइट नहीं लेता, कॉपीराइट लेना पड़ता है सरकार से, सरकार गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और अपनी चीज पे क्या लगाना पड़ता है? कॉपीराइट का साइन। उसके पास मतलब कॉपीराइट होता है कि सारे राइट्स हमारे पास है। मान लो एक बुक बनाई, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट किसका है? मेरे पास। मैं कॉपी करके भले ही आपको दे दूं, लेकिन आप नहीं कर सकते। अगर ये साइन ना हो तो बंदे क्या करे? फोटो कॉपी कर करके बेचे। एक बुक बिकेगी मार्केट में, बाकी सब क्या खरीदेंगे? फोटो कॉपी खरीदेंगे बस। क्योंकि जो बुक है वो 650 की, फोटो कॉपी 200 रुपए की। कोई बुक क्यों परचेज करने लगा? क्या इसको लॉस नहीं होगा ऑथर को? सर लॉस हो गया, फिर कमाया ही क्या उसने? एक ही बुक तो बिकी उसकी, बाकी तो सब फोटो कॉपी खरीद रहे हैं। तो इसलिए कॉपीराइट भी क्या है आपका? इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है? एक तरीके से राइट। ये क्या होता है? आपका अधिकार, राइट। ठीक है, ये राइट किसने रख रखा है अपने पास? इस बुक के ऑथर ने। राइट किस चीज का? कि मैं ही कॉपी कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई इस बुक को क्या नहीं कर सकता? कॉपी नहीं कर सकता। या फिर आप मान लो कोई मूवी बना लेते हो कॉपी करके, तो वो जो डायरेक्टर है जिसने वो मूवी बनाई थी, वो आपके पास कॉपीराइट का क्लेम भेज देता है। ऐसे यूट्यूब पे भी होता है। मान लो आपने किसी की अच्छी सी वीडियो कॉपी करके और डाल दी। अब सब जने उस यूट्यूबर को देखते हैं, उसके बहुत सब्सक्राइबर्स है, तो वो आपको क्या भेज देगा? किसका साइन भेज देगा? कॉपीराइट।
तो आप उस वीडियो से कमा नहीं सकते। ठीक है। अब पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स का मतलब होता है न्यू इनोवेशन। आपने क्या करी? कुछ न्यू इनोवेशन करी। क्या करी? न्यू इनोवेशन। कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, आज तक दुनिया में बनी नहीं थी। तो जैसे ही ये किसी कंपनी वाले को पता चलेगा, वो क्या करेंगे? उसको फटाफट से कॉपी करने लग जाएंगे, वो भी यूज करने लग जाएंगे इस नई आविष्कार को, इन्वेंशन को, न्यू रिसर्च को। आप क्या करो, जैसे ही अगर आपने कोई न्यू इनोवेशन करी तो उसको गवर्नमेंट के पास लेकर जाओ और उसका क्या ले लो? पेटेंट। क्या ले लो? पेटेंट। पेटेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई भी इस न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू इनोवेशन को मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। कोई यूज करना चाहेगा तो पहले मेरे से परमिशन लेगा। मैं उससे क्या लूंगी? पैसे, जितने मुझे लेने हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसे ही पैसे लिए जाते हैं न्यू इनोवेशन के। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आके नई इनोवेशंस को खरीदती है, तो आप उनको राइट देते हो कि हाँ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, समझे मेरी बात? पेटेंट्स, पेटेंट्स यूज होता है न्यू इन्वेंशन के साथ। ट्रेडमार्क यूज होता है किसी ब्रांड के साइंस के साथ। और कॉपीराइट यूज होता है बुक्स वगैरह के साथ या मूवीज वगैरह के साथ, कि आप उनका कंटेंट कॉपी ना करो। ठीक है, चलो एक बार को मैंने समझा दिया। फिर दो चीजें होती है, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। ठीक है, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। चलो बताओ कौन होता है डेटर, कौन होता है क्रेडिटर? सही, यही तो पंगा है? समझे थे ना? चलो बताओ कौन है डेटर, कौन है क्रेडिटर? हाँ, जिसके पास पैसा आना है कि जिसको पैसा देना है? देना है, वो कौन होता है? क्रेडिटर। और जिसके पास पैसा आना है वो कौन है? डेटर। तो ऐसा देख लो ना, शॉपकीपर और दुकानदार। ओ सॉरी, शॉपकीपर और दुकानदार तो एक ही हो गया। दुकानदार वर्सेस कस्टमर। ठीक है, शॉपकीपर वर्सेस कस्टमर। शॉपकीपर के पास हमेशा कस्टमर से पैसा आता है, तो शॉपकीपर के लिए हमेशा दुकानदार कौन होगा? डेटर। और कस्टमर हमेशा दुकानदार को पैसा देकर आता है, उससे लेकर नहीं आता, तो उसके लिए हमेशा शॉपकीपर कौन है? क्रेडिटर। लेकिन ये कब होगा? जब ट्रांजेक्शन कैसी हुई है, कैश में कि उधार पे? उधार पर। ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए? उधार पर। जब उधार की ट्रांजेक्शन होगी तो ही डेटर एंड क्रेडिटर पिक्चर में आएंगे। अगर कैश की ट्रांजेक्शन है तो डेटर क्रेडिटर पिक्चर में नहीं आते। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे शॉप जो कस्टमर है वो क्या करता है? क्रेडिट परचेज, वो उधार पे परचेज करता है। तो कौन पैदा हो जाता है? क्रेडिटर। कि आपने किसी से परचेज करा उधार पे, तो आपको सामने वाले का पैसा देना है। तो मैं शॉपकीपर से परचेज करके लाया उधार पर, तो मुझे इसका पैसा देना है, तो ये मेरा कौन बना? क्रेडिटर। और जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो कौन पैदा हो जाता है? डेटर। तो इस शॉपकीपर ने क्रेडिट सेल्स करी इसको, बच्चे को, तो इस बच्चे से शॉपकीपर के पास पैसे आएंगे। तो शॉपकीपर के लिए बच्चा क्या बन गया? डेटर। ठीक है, चलो। अब खर्चे दो तरीके के, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो आपने एसेट्स परचेज करी। क्या परचेज करी? नई नई एसेट्स परचेज करी। ठीक है, वो कैसा खर्चे होते हैं? बड़े बड़े खर्चे। एसेट्स परचेज करना कोई आसान थोड़ी ना, बड़ी महंगी महंगी आती है। लेकिन उससे बेनिफिट मिलना चाहिए 12 महीने से ज्यादा, मतलब वो आपको कमा के दे 12 महीने से ज्यादा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे मोटे खर्चे, जैसे रेंट बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, स्टेशनरी वगैरह के खर्चे हो गए। ठीक है, और रेगुलर को क्या बोलते हैं? रेकरिंग। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग नेचर के है। कैसा नेचर है इनका? रेकरिंग नेचर है। और इनका कैसा नेचर है? नॉन रेकरिंग नेचर, जो कभी कभार होते हैं, है ना? हर महीने थोड़ी ना हम एसेट्स परचेज कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, काफी सारी चीजें समझी हमने। अब एक दो चीजें और समझ लेते हैं। देखो, मान लो आज अगर मैं 4 दिन पहले मैं एक नई शोरूम से कार लेकर आया, मैं 4 दिन पहले एक शोरूम से कार परचेज करके लाया 10 लाख रुपए की। मुझे वो थोड़ी सी कार ज्यादा अब समझ में नहीं आई, तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ। तो मैं मार्केट में गया, मैंने बोला कोई मेरे से ये कार 10 लाख में खरीद लो। सिर्फ 4 दिन यूज करिया, मतलब 4-5 किलोमीटर चलाई, ज्यादा यूज भी नहीं करी, ना कोई स्क्रैच ना कुछ। मैं 10 लाख की परचेज करके लाया हूँ शोरूम से। क्या आज की डेट में सिर्फ आफ्टर 4 डेज क्या वो मेरे से कोई कार 10 लाख की खरीदेगा? कोई खरीदेगा मेरे से 10 लाख की वो गाड़ी? हाँ, 4 डेज के बाद नहीं खरीदेगा ना। मान लो मैं एक नया एक फोन लेकर आया, ठीक है, कितने रुपए इसका? 20,000 का। मैंने डब्बा खोल लिया, चला लिया, बोर हो गया, मैंने कहा छोड़ दे। फिर कोई बच्चा है, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा ले 20,000 का फोन लाया हूं, मेरे से ही खरीद ले फोन, मार्केट से क्यों नया क्यों खरीद रहा है? तो जैसे ही वो फोन डब्बे से निकल जाता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बच्चा क्या बोलेगा? सर 20,000 का तो नहीं खरीदूंगा, 19,000 का दे रहे हो तो बताओ। ऐसे ही कोई भी मेरे से 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीदेगा। वो कहेगा मैं शोरूम जाके नई गाड़ी रिबन विबन काट के, मैं अपनी गाड़ी का पूजा वूजा करवा के नई गाड़ी खरीद लेता हूँ।
मैं 10 लाख की आप दे रहे हो, 10 लाख की नहीं मिल रही है, मैं 4 दिन पुरानी भी क्यों लूं, मैं तो नहीं खरीद लूंगा। ठीक है, होता है ऐसा। गाड़ी जैसी शोरूम से निकलेगी वैल्यू डाउन, फोन जैसी डब्बे से निकलेगा वैल्यू डाउन, है ना। चाहे आपने उसको 1 घंटा इस्तेमाल करा, चाहे 5 मिनट इस्तेमाल करा, जैसे ही ये गाड़ी रोड पे उतरी वैल्यू डाउन हो जाती। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। हम इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है जब आपकी जो एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स, कौन सी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की जब आपकी वैल्यू डाउन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लो आपकी हो गई कार, ठीक है, आपका मान लो हो गया मोबाइल, ठीक है, इसकी वैल्यू डाउन, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर। तो जब इनकी वैल्यू डाउन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जिस भाव पे आप खरीद के लाए थे, जिस वैल्यू पे आप खरीद के लाए थे, तो जब आगे उसको जब सेल जब करोगे तो उस रेट पे तो नहीं बिक सकता ना। तो जो पैसे जो कम जो हुए उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण, सर उसमें कोई खरोच लग गई, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। सर आपने उसको यूज करा तो कोई स्क्रैचेस वगैरह आपने लगा दिए, कुछ पुराना उराना से दिख रहा है, पेंट खराब हो गया थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर। ठीक है, यूज करा तो अगर आपने कुछ उसका स्क्रैचेस वगैरह लग गए। या फिर हो सकता है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का मतलब सर टेक्नोलॉजी पुरानी होगी ना सर, आज के फोन आ रहे हैं 4 कैमरे वाले, आप हमें फोन बेच रहे हो 2 कैमरे वाला, तो हम क्यों खरीदे। या आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर वो मॉडल पुराना हो गया, आपकी गाड़ी का मॉडल 2022 है, अब 2023 मॉडल आ गया, तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, जिस वजह से उस चीज की वैल्यू, कीमत क्या हो गई, डाउन हो गई, है ना। फिर बात करते हो, अब मार्केट में हर बंदा क्या खरीदता है, नया मॉडल, पुराना मॉडल कोई नहीं खरीदना चाहता, तो वियर एंड टीयर हो गई। या फिर मान लो इन दोनों में से कोई चीज नहीं हुई, ना तो वो चीज पे कोई स्क्रैच था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हुई। जैसे मैंने गाड़ी लेकर आया 4 दिन पुरानी, तो ऐसा तो नहीं है मार्केट में कोई नई गाड़ी आ गई जिसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा भी नहीं है। मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस नहीं थे, फिर भी मुझे कम पैसे मिले उसके। या फिर आपने फोन का डब्बा खोला और उसको बेचा शाम को ही, तो भी कम पैसे मिले। ऐसा क्यों, ना तो वो यूज हुआ था, ना तो उसकी कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हुई, फिर भी क्यों पैसे लोगे। वो है तीसरे पॉइंट की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ, हवा के संग संग वैल्यू क्या होती जाती है, कम। आज 1 दिन पुराना फोन था तो 1000 रुपए, 500 रुपए कम में बिकेगा। जैसे जैसे वो 10 साल पुराना हो गया, 10 साल बोल रहा हूँ, 10 दिन पुराना हो गया, 20 दिन पुराना हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना वो पुराना होता जाएगा मोबाइल, उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ चीज की कीमत क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, समझे नहीं समझे, तो इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो किसी चीज की वैल्यू कम होती जा रही है इन 3 कारणों के वजह से। समझे नहीं समझे, तो ये सारी थी आपकी बेसिक टर्म्स अकाउंटेंसी की। कुछ और भी बेसिक टर्म्स है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, और कुछ डिटेल में इनको बुक के अंदर से भी पढ़ेंगे। ठीक है।